अस्सलाम वालेकुम क्लास हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एसएन रिएक्शंस, जिसमें हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया था नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं SN1 की और SN2 की। ये है हमारे पास SN1 की एग्जांपल है। ये हमारे पास एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें से क्या होगा कि सबसे पहले ये लीविंग ग्रुप इसमें से निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये वाला हमारा स्टेप कहलाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमारे पास जो जो केमिकल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर हमारा केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। अब इसमें देखें, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है क्या, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है सिर्फ और सिर्फ, बस। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो रिएक्शन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा, रिटेंशन और इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये हमने बातें कर ली हुई हैं। अच्छा, अब इसमें देखें SN1 रिएक्शंस में पहला स्टेप क्या है, RDS मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। दूसरा वो कह रहा है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर टेक पार्ट कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब इसमें देखें, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN1 रिएक्शन डज नॉट इफेक्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग डज नॉट टेक्स प्लेस इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसमें ये देखें, ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा है हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब यहाँ से एक ये भी सवाल आ सकता है कि ये वाला क्लोरीन भी तो नेगेटिव है, ये भी अटैक कर सकता है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस काज करता है। वो आगे इसके फर्दर जब हम लिविंग ग्रुप वाला फैक्टर डिस्कस करेंगे उसमें यह सारा का सारा आ जाएगा। SN1 रिएक्शन में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं है SN रिएक्शंस के ऊपर। वो SN1 रेट के ऊपर ज़्यादा होगा या तेज़ होगा। इन SN1 रिएक्शन ओनली डिसाइड द रेट डिटर्मिनिंग एवरीथिंग। SN1 रिएक्शन में हर चीज़ जो है, रिएक्शन की स्पीड है, वो टाइम है, किस टाइम के साथ होगा, किस तरह से होगा, वो डिसाइड करता है हमारे पास RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दूसरा वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का किसमें, इन SN1 रिएक्शन में वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के ऊपर। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रिएक्शन जल्दी होगा। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये वाला क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये जल्दी से यहाँ निकल जाएगा। जितनी जल्दी ये वाला क्लोरीन इस पूरे मॉलिक्यूल से अलहदा होगा उतनी जल्दी क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन। जितनी जल्दी ये कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। आगे देखते हैं SN2 मैकेनिज़्म में। SN2 मैकेनिज़्म में ऐसा नहीं होता। अब इसमें एक और चीज़ आपको बतानी थी। SN1 में ये देखें, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप कब होगा, ये वाला CH3 एक, दूसरा और ये वाला तीसरा, ये हमारे पास होते हैं ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब ये वाला CH3 भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला CH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये वाला इजीली ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर निकल जाएगा। लेकिन SN2 रिएक्शन में इतनी जल्दी नहीं होता। ये देखें, ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये लिविंग ग्रुप अटैच लगा हुआ है, यहाँ पे एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे विद डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन इतनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं निकल पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल आता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ,
अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ किसी कार्बन के ऊपर अटैक करेगी तो वो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी तो क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाने में आसानी पैदा करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला ग्रुप जल्दी निकल जाएगा। ये वाला फ़र्क है SN1 में और SN2 में। अब इसमें देखें, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन के रेट के ऊपर। अगर हमारा फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वह SN2 को फॉलो करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो हमारा वो SN1 को फॉलो करेगा। नीचे जाके बताता हूँ किस तरह। इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व्स इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। अब SN2 रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन का रेट होगा वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी इफेक्ट काज करेगा। द कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन लिविंग ग्रुप। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा ना SN2 रिएक्शंस में, वो इस लिविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये वाला न्यूक्लियोफाइल इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़ाहिर बात है ये वाला न्यूक्लियो इसको क्या करेगा, थोड़ा सा पुशअप करेगा। जब पुशअप करेगा तो इसको थोड़ा सा निकलने में आसानी होगी, लीव करने में ग्रुप आसानी होगी। अगर तो आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है लिविंग ग्रुप से तो SN2 रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ऑफ SN2 रिएक्शंस का रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। अगर तो हमारा न्यूक्लियोफाइल वीकर है लिविंग ग्रुप से तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शंस का क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब जाहिर बात है न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, जल्दी लिविंग ग्रुप हमारा लीव कर जाएगा। लेकिन SN1 रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको देना ही देना है। तो ये वाला अटैक होगा ही होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर हो या वीकर हो ये डिपेंड नहीं करता। अमूमन ज़्यादातर SN1 रिएक्शन में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वीक होता है, और SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोफाइल का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लेस वीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं बेसिकली, सच स्पीशी विच आर कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पीशी। ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो इतनी सलाहियत रखती है कि इलेक्ट्रॉन अपने जो हैं वो किसी और के साथ शेयर कर सके, उसको डोनेट कर सके, उसके साथ बॉन्ड बना सके। उसको हम नाम देते हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसके दूसरे इवज़ भी एक होती है हमारे पास, बेसिसिटी। दोनों टर्म्स एक ही जैसी हैं। अगर तो कोई स्पीशीज़ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेसिसिटी कहलाएगा उसकी। अगर तो वो कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई स्पीशीज़ बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इन दोनों में यही फ़र्क है। और ये न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी आपस में डायरेक्टली लिंक हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिसिटी भी बढ़ेगी। आगे देखते हैं ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल में जो इसका ट्रेंड है न्यूक्लियोफाइल का, पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि एक हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट ऊपर, दूसरा हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है हमारी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड किए होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की डोनेशन क्या होगी, ईजी नहीं होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ़्ट राइट मूव करते हुए न्यूक्लियोफिलिक जो पावर है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है किसी भी एटम की, वो क्या करती है, हमारे पास डिक्रीज़ करती है। और इसके एवज अगर हम देखें डाउन आ ग्रुप टॉप टू बॉटम में, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो हमारे पास क्या होगी,
इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज़ करती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका आप एक रिलेशन भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। आगे एक सवाल है मेरे पास, ये हैलोजेंस ग्रुप मैंने दिए हुए हैं, रैंडमली हैं, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। और जहाँ पेपर में अगर वो सवाल पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा कि आपने नीचे दिए गए एलिमेंट को या स्पीशीज़ को आपने क्या करना है? इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये देखें, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कौन सा ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप है। अब हमें पता है कि हैलोजन ग्रुप में हमारे पास तरतीब क्या आती है? पहले आता है हमारे पास फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अब इसमें देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे आते हुए क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी उतना उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? पावर ज़्यादा हो जाएगा। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी किसी भी एटम की, उतनी ही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सबसे पहले देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सबसे कम होगा क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर देना पसंद ही नहीं करेगा। और ये क्लोरीन है, उसके बाद आता है, तो मतलब ये थोड़ा सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के नतीजे में कम है। अगर हम क्लोरीन का कंपैरिजन करें ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें आयोडीन और ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का जो आयोडीन है वो हमारे पास एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो कम है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर बढ़ जाएगी। अच्छा, आगे देखते हैं बेसिसिटी भी बेसिकली है क्या चीज़। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जब कोई स्पीशीज़ आपकी बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन्स के साथ या प्रोटॉन के साथ, तो वो कहलाती है बेसिसिटी कहलाती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन या हाइड्रोजन। अच्छा, आगे इसका जो बेसिसिटी है इसका ट्रेंड क्या है? लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो बेसिसिटी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। बेसिसिटी इंक्रीज़ करती है। और टॉप टू बॉटम बेसिसिटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज़ भी हो रही होती है और डिक्रीज़ भी हो रही होती है। यहाँ पे एक और ट्रेंड याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। जितनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। जितनी बेसिसिटी कम होगी उतना न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी कम होगा। और जितना जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छा होगा। एक और ट्रेंड है एसिडिटी, वो भी हम देख लेते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिटी हमारी क्या करती है? वो डिक्रीज़ कर रही होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है। टॉप टू बॉटम में इंक्रीज़ करेगी, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। अब ये देखें, ये मेरे पास मैंने कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं हैलोजेंस के, HF, HCl, HBr एंड HI। यहाँ पे देखें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा उतने अच्छे तरीके से पुल आउट करके रखेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? दो एटम के दरमियान में फ़ासला कम होगा। ये जो फ़ासला है इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ का हम इसको नाम देते हैं। और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जितना दो एटम के दरमियान में फ़ासला कम होगा, न्यूक्लियस आपस में ज़्यादा करीब होंगे, शेल्स आपस में ज़्यादा करीब होंगे, उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो ज़ाहिर बात है ये HF ईजीली H प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये हमारा वीक एसिड कहलाएगा। और यहाँ पे देखें HI में I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो मतलब I के दरमियान और I और H के दरमियान में जो फासला होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना फासला ज़्यादा होगा बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। और इजीली हम यहाँ से क्या करते हैं कि प्रोटॉन को हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है।
आगे हम कंपैरिजन कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल में। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है OH नेगेटिव और दूसरा मेरे पास है एक वाटर, तो इसमें आपने क्या देखना है कि अगर ऐसा कोई दो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएं, एक के ऊपर हो नेगेटिव चार्ज, एक हमारे पास हो न्यूट्रल, तो क्या है कि जो एनायनिक स्पीशीज़ होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज़ से। और अगर ऐसा आ जाए कि हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं CH3O नेगेटिव और ये है CH3COO नेगेटिव। अब इसमें देखें, इसमें भी डोनेटिंग एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। इसमें भी देखें डोनेटिंग एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं, उनमें डोनेटिंग एटम बिल्कुल सेम हो, तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? हमने सबसे पहले क्या करना है, इनका हम कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, वो कैसे? अगर ये बेस है तो इसका हम क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, इसका हम प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब मैंने इसका प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ से क्या बना? CH3OH। जब मैंने इसका रिएक्ट करवाया तो इसका क्या बना? CH3COOH। अगर आपको याद हो सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको एसिड और बेस पढ़ाए थे, चैप्टर पूरा, उसमें मैंने आपको बताया था एसिड की स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेंथ फाइंड नहीं कर सकते, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो अगर आपको याद हो कि ये वाला एसिटिक एसिड हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये वाला क्या है? हमारे पास वीक एसिड है। अगर आपको याद हो, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या हो सकती है? वो वीक बेस होगी, और जो वीक एसिड है वो क्या हो सकती है? स्ट्रॉन्ग बेस हो सकती है। अगर आपको पीछे याद हो, भी मैंने आपको बताया था कि जितना बेसिसिटी करैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर उसका बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला जो CH3OH है ये वीक एसिड है, तो इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? CH3O नेगेटिव हमारे पास क्या होगा? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज़ कम्पेयर टू CH3COO नेगेटिव के निस्बत। क्यों? क्योंकि ये एक वीक एसिड है। इसका जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे वो क्या बनेगा? वीक बनेगा। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। ये मेरे पास है टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। अगर इसमें ये पूछा जाए कि ये वाला एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या, तो इसकी बेसिसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट काज होता है। एक मेरी बात याद रखना कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो लिंक है वो क्या है? इन्वर्सली लिंक है। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम होती जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये दो तरह से एक्ट कर सकता है। एक ये एक्ट कर सकता है बेस, और दूसरा एक्ट कर सकता है ये न्यूक्लियोफाइल। अगर तो ये बेस के साथ एज एन बेस एक्ट कर रहा है तो मतलब ये H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब H पॉजिटिव जो है इसका जो साइज़ क्या होता है वो क्या होगा? स्मॉल होगा। H का साइज़ स्मॉल होने की वजह से ये इजीली क्या करेगा? इस O नेगेटिव को अप्रोच करेगा। अब ये वाले जो ग्रुप हैं ये काफ़ी ज़्यादा बल्की ग्रुप हैं। अब ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ना, ये क्या होता है कि ये वाला एक CH3 ग्रुप, एक ये वाला CH3 ग्रुप और एक ये वाला CH3 ग्रुप, ये इसके दरमियान में क्या होता है? सप्रेस होता है कुछ इस तरह से। तो जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है तो इसके साथ इजीली रिएक्ट कर जाएगा, तो ये अच्छा बेस कहलाएगा। लेकिन अगर इसने अटैक करना हो एज ए न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसने अटैक करना हो किसी कार्बन के ऊपर। अब कार्बन का साइज़ बड़ा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से ये वाला क्या होता है? ज़्यादा सप्रेस हो जाता है, ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन उसके बेसिक करैक्टर को भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस में इस ऑक्सीजन ने अटैक करना होता है किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? स्मॉल इन साइज़ होता है। यही वजह है कि जो नेचर ऑफ
यही हमारा जो फैक्टर्स है न्यूक्लियोफिलिक का वो डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन रेट के ऊपर, SN2 रिएक्शन रेट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी के जो 2 फैक्टर्स रह गए हैं, एक लिविंग ग्रुप वाला और दूसरा सॉल्वेंट वाला, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।